तो आज आपको भौतिक विज्ञान में ये न्यूटन के गति के नियम इनके बारे में थोड़ा सा क्लियर करते हैं। और ये काफ़ी एग्जाम में, ज़्यादातर एग्जामों में इनमें बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। न्यूटन के गति के नियम से कई क्वेश्चन बनते हैं और लगातार आते रहते हैं। इनके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। सबसे पहले हम न्यूटन के बारे में समझते हैं कि न्यूटन कौन थे। न्यूटन को विज्ञान का पिता कहते हैं, फादर ऑफ साइंस। साइंस के जो पिता हैं, जो जिनके द्वारा साइंस की अवधारणा सोची गई, जिन्होंने विज्ञान के तरीके से, तार्किक तरीके से सोचना शुरू किया, वो वैज्ञानिक है न्यूटन। न्यूटन ने गति के लिए 3 नियम दिए हैं, जिसको जड़त्व का नियम कहते हैं। पहला नियम है जड़त्व का नियम, दूसरा नियम है न्यूटन का वो है सम्यक संरक्षण का नियम, और न्यूटन का जो तीसरा नियम है वो है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। न्यूटन ने ये 3 नियम दिए और तीनों जो नियम दिए किताब लिखी थी जिसका नाम था प्रिंसिपिया। तो प्रिंसिपिया में न्यूटन ने 3 नियम दिए हैं, इनके बारे में समझते हैं। सबसे पहले जो नियम है ये जड़त्व का नियम है। न्यूटन ने बताया कि कोई भी वस्तु अगर स्थिर अवस्था में है तो स्थिर अवस्था में बनी रहेगी, तथा अगर गति अवस्था में है तो गति अवस्था में तब तक बनी रहेगी जब तक कि उसके ऊपर कोई बाह्य बल आरोपित ना किया जाए। किसी भी चीज पे अगर कोई बाहर से बल नहीं लगाया जाएगा, दूसरा बल नहीं लगाया जाएगा, तो जो चीज स्थिर है वो स्थिर रहेगी और जो चीज चल रही है वो चीज चलती रहेगी। ये न्यूटन का पहला नियम है, जिसको कहते हैं जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम, दोबारा से इसको कंफर्म करिए कि अगर कोई चीज गतिमान है तो गतिमान रहेगी और अगर स्थिर है तो स्थिर रहेगी। ये न्यूटन का पहला नियम है। अब जरा इसको सोचते हैं, समझते हैं इनके बारे में कि ये नियम है क्या। जैसे कि यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, ये क्या है? बोर्ड है, स्थिर है। अगर यहां से इस बोर्ड को कोई हटाएगा नहीं तो ये बोर्ड यहीं लगा रहेगा। अगर जैसे यहाँ पे एक डस्टर रखा हुआ है, ये डस्टर है, मैं यहाँ रख दिया है, तो ये डस्टर यहीं पे रखा रहेगा, तब तक रखा रहेगा जब तक इसको यहां से हटाया नहीं जाएगा। कुर्सी में जो चीज है आप जहां रख जाओ और अगर कोई हटाने वाला ना हो तो आप 6 महीने के बाद आओ, 1 साल के बाद आओ, तो वो चीज आपको वहीं रखी मिलेगी। ये क्या है? ये जड़त्व है, जब तक कि उसे बाह्य बल ना लगाया जाए। ये तो हो गई स्थिर चीजों की बात। अब बात करते हैं गतिज चीजों की बात, जिनमें गति है। जो चीजें चल रही हैं वे चीजें चलती रहनी चाहिए न्यूटन के हिसाब से, जब तक कि उनको रोका ना जाए। अब इस चीज में थोड़ा सा आम तौर पे संशय लगता है कि जैसे अगर हमने पत्थर फेंका, पत्थर अगर फेंक रहे हैं तो न्यूटन के हिसाब से क्या होना चाहिए कि ये जो पत्थर हमारे द्वारा जो फेंका गया है वो लगातार आगे ही बढ़े, वो पत्थर कभी नहीं गिरे, नहीं गिरेगा न्यूटन के नियम के हिसाब से। अब क्या होता है कि जो हमने पत्थर फेंका है वो कुछ दूरी पे आगे जाके गिर जाता है, इसके ऊपर कौन सा बल लग गया जो वो गिर गया। तो यहां पर इस पत्थर के ऊपर 2 बल लग गए। एक बल लग गया है हवा का घर्षण बल। हमने अगर पत्थर फेंका है तो हवा ने जो घर्षण किया उसके द्वारा वो पत्थर बहुत आगे नहीं जा पाया, घर्षण ने उसको रोक लिया। इसको दूसरे हिसाब से समझिए, जिधर से हवा आ रही है अगर उधर को पत्थर फेंकेंगे तो घर्षण ज्यादा होगा, क्योंकि हम हवा के विरुद्ध पत्थर फेंक रहे हैं तो वो ज्यादा दूरी तक नहीं जाएगा। और जिधर को हवा अगर जा रही है उधर को ही अगर हम पत्थर फेंक रहे हैं तो पत्थर ज्यादा दूरी तक गिरेगा, क्योंकि वहां पे हवा उसको सपोर्ट कर रही है। क्योंकि घर्षण बल जो लगा है वो विरुद्ध में ज्यादा लगेगा और उसी दिशा में कम लगेगा। इस नियम से क्या क्या कार्य होते हैं वो देख लेते हैं। जैसे सैटेलाइट है, हमारे वैज्ञानिकों ने वॉयेजर भेजा है, इसको लगभग 43 साल हो गई हैं और वो लगातार अंतरिक्ष में आगे जा रहा है। अब ये समझिए 43 साल से लगातार अंतरिक्ष में आगे जा रहा है। नासा ने उसको भेजा है, वो हमारा सौर मंडल को, प्लूटो ग्रह को भी पार करके कुइपर बेल्ट में पहुंच गया, मतलब हमारा सौर मंडल क्रॉस कर दिया उसने।
अब लगातार वो 43 साल से लगातार ही आगे बढ़ रहा है, उसमें क्या है, वो क्यों आगे बढ़ रहा है? ऐसा तो नहीं है उसमें हमने डीजल या पेट्रोल डाल रहे हैं, या उसके अंदर जो एनर्जी है उसके द्वारा उसके अंदर बैटरी, अगर बैटरी भी चलेगी तो कितने साल चल सकती है ना? 43 साल तक तो कोई बैटरी काम नहीं करेगी। वो क्यों आगे बढ़ रहा है? क्योंकि अंतरिक्ष में जैसे ही पृथ्वी की कक्षा को पार किया, इन्होंने जब सैटेलाइट ऊपर उड़ाते हैं तो पृथ्वी की कक्षा को पार करने के लिए जो एक निर्धारित गति होती है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, इसको प्रक्षेप की गति कहते हैं। इस गति से किसी चीज को फेंकेंगे तो अंतरिक्ष में चली जाएगी। तो स्टार्टिंग में ये गति दे दी, अंतरिक्ष में पहुंच गई। जब वो अंतरिक्ष में पहुंच गई तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल समाप्त हो गया जो इसे नीचे खींच के लाएगा, वायुमंडल भी समाप्त हो गया, हवा नहीं है। तो क्या है कि वो लगातार वहां पे वायुमंडल ना होने से घर्षण भी समाप्त हो गया। तो ना तो घर्षण बल लग रहा है, जैसे पत्थर फेंका है तो घर्षण बल ने उसे नीचे डाला, साथ में गुरुत्वाकर्षण ने नीचे खींच लिया, घर्षण ने रोका, गुरुत्वाकर्षण ने नीचे खींच लिया। अंतरिक्ष में जब सैटेलाइट को ऊपर छोड़ा है तो उसमें ना तो घर्षण बचा और ना गुरुत्वाकर्षण बचा। उसके बाद वो ऐसे ही चलता रहेगा। अब 43 नहीं, वो 4300 साल तक अगर उसको रोका नहीं जाएगा तो वो ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा। ये न्यूटन का फर्स्ट नियम है। अंतरिक्ष में अगर किसी व्यक्ति को खड़ा कर दिया जाए और उसके बाद उसको एक बार धक्का दे दिया जाए तो वो व्यक्ति तब तक लगातार आगे बढ़ता रहेगा जब तक वो खुद से नहीं रुकेगा। जितनी गति दे दी जाए, 1 साल तक चलता रहे, 2 साल तक चलता रहे, अंतरिक्ष में जाके एक बार पत्थर फेंक दो और वो पत्थर कभी भी रुकेगा नहीं, कभी नहीं रुकेगा। आपके द्वारा फेंका हुआ पत्थर अनंत काल तक आगे चलता रहेगा। इसके कुछ प्रैक्टिकली जनरली जो प्रैक्टिकल होते हैं उनको देखते हैं कि कहाँ पे काम आता है, कहाँ पे ये विज्ञान में इसमें पूछा जाता है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। अगर हम रेल में बैठे हो, ट्रेन में बैठे हो, ट्रेन गतिमान है, अब रेल अगर चल रही है तो क्या है, व्यक्ति भी चल रहा है। आदमी जो बैठा है तो उसके जो पैर हैं और जो निचला हिस्सा है वो जड़त्व में है और साथ में व्यक्ति भी चल रहा है। जब ट्रेन में ब्रेक लगी तो जड़त्व के कारण पैरों में तो ट्रेन के साथ पैर रुक गए, लेकिन जो ऊपरी हिस्सा है वो लगातार चल रहा है। तो क्या होगा कि वो व्यक्ति आगे को एकदम गिरेगा, आगे को झुकेगा। अचानक अगर ब्रेक मार दे तो आपने देखा होगा गाड़ी में बैठा हुआ व्यक्ति, रेल में बैठा हुआ व्यक्ति, कार में बैठा हुआ व्यक्ति एकदम आगे को झुक जाता है। ये क्या है, ये जड़त्व के विपरीत कार्य हो रहा है। ऐसे ही अगर ट्रेन रुकी हुई है और अचानक से चलना शुरू करे तो क्या है कि वो जड़त्व अवस्था में है। जड़त्व अवस्था में तो व्यक्ति चाहता है कि जड़त्व ही बने रहे, लेकिन क्या है कि पैरों में गति आ गई और ऊपरी जो हिस्सा है वो गतिशील नहीं है। तो पैर जब आगे बढ़ेंगे तो आदमी क्या होगा, पीछे को झुक जाएगा। तो जब रेल चलने लगेगी तो आदमी पीछे को झुक जाएगा और चली हुई ट्रेन अगर वो रुकेगी तो आदमी आगे को झुक जाएगा। ये न्यूटन का पहला नियम है जिसे कहते हैं जड़त्व का नियम। कोई भी चीज किसी पे भी ये कार्य करता है। अंतरिक्ष में सैटेलाइट जब चले जाते हैं तो उसके बाद ये लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। ये हर एक चीज में काम करता है जहां पे इस तरह के कार्य हो रहे हैं। जैसे कि अगर कोई कपड़ा है धरती में अगर गिर जाए तो उसमें मिट्टी लग जाएगी। तो क्या करो, जब तुमने उसको झाड़ा, कपड़े को जब तुम झाड़ोगे तो जो क्या होगा कि इसके ऊपर जो कण है, मिट्टी के कण है, वो गिर जाते हैं। क्यों? कपड़े को जब झाड़ा तो कपड़े में तो गति हुई, लेकिन जो मिट्टी के जो कण उस पे लगे हुए हैं उन कणों में कोई गति नहीं है। अब जब कण में गति नहीं है तो कण जड़त्व के कारण रुका हुआ है, उसमें गति आई तो क्या होगा, वो नीचे गिर जाएगा। तो इस तरह से जो कंबल वगैरह जो होता है वो साफ हो जाते हैं। चारपाई वगैरह या कोई भी चीज है आदमी साफ करना होता है, डंडा मार के झाड़ देते हैं। क्यों? जब चारपाई में डंडा मारा तो क्या है कि उसके जो बाल हैं उनमें गति आई, लेकिन जो डस्ट लगी हुई, जो धूल लगी हुई, उनमें गति नहीं है। जब उनमें गति नहीं है वो तो वहीं पे है, और जो बाल है उनमें गति आई है तो ऊपर नीचे हुए, रस्सियां हैं जो ऊपर नीचे हुई तो इनमें गति आई, वो वहीं पे, इसलिए वो नीचे गिर जाते हैं। तो ये साफ हो जाते हैं। तो ये क्या है, जड़त्व का नियम है। दूसरा का जो नियम है न्यूटन का, वो संवेग संरक्षण का नियम है। संवेग
संरक्षण का नियम। इस नियम से बल की परिभाषा दी जाती है कि बल की परिभाषा क्या है, किस नियम में है, तो न्यूटन के पहले नियम में आती है कागज की परिभाषा। मतलब किसी चीज में जो बाह्य बल लगता है वो बल है। संवेग संरक्षण का नियम ये कहता है कि अगर दो चीजें गतिशील हैं, अब दो चीजें अगर गतिशील हैं तो दो तरीके से गतिशील हो सकती है, या तो वो दोनों चीजें एक ही दिशा में जा रही होंगी या फिर वो दोनों चीजें विपरीत दिशा में जा रही होंगी, जैसे एक पूरब को जा रही है तो एक पश्चिम को जा रही है, या दोनों ही पूरब को जा रही है, या दोनों ही उत्तर को जा रही है, दोनों ही दक्षिण को जा रही है, या फिर अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, विपरीत दिशा में जा रही है। तो जब वो दोनों एक दिशा में जाएंगे तो जो उनकी गतियां होंगी वो आपस में घट जाएंगी। जैसे कि अगर एक मोटरसाइकिल 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, दूसरी मोटरसाइकिल भी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसके साथ जा रही है और एक ही दिशा में जा रही है, तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा में से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल घटा देंगे तो जीरो चाल हो जाएगी। 30 - 30 = 0। मतलब क्या है कि अगर वो एक घंटे के बाद 30 किलोमीटर दूर पे होंगी तो भी दोनों एक साथ होंगी। क्यों? क्योंकि दोनों की चाल बराबर थी और एक दिशा में थी, इसलिए वो चाल हो गई 0। अब एक जा रही 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और एक जा रही 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तब भी इनकी चालें आपस में घटेंगी। तो 40 में से वो एक खड़ी होगी 40 घंटा के बाद 40 किलोमीटर की दूरी पे, और एक खड़ी होगी 1 घंटा के बाद 30 किलोमीटर की दूरी पे। इसका मतलब क्या है कि जो 40 - 30 हुआ 10 किलोमीटर की दूरी उन दोनों के बीच में आ जाएगी। ऐसे ही 2 घंटा में इनके बीच में 20 किलोमीटर दूरी आ जाएगी, 3 घंटा में 30 किलोमीटर दूरी आ जाएगी। तो इस तरह से, क्योंकि अगर एक दिशा में जाएगी तो इनकी चालें घटेंगी। अब यही में समझिए, अगर ये विपरीत दिशा में चलती हैं, दो मोटरसाइकिलें एक ही स्थान पे एक ही साथ, एक 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पूरब की ओर जाए और एक 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पश्चिम की ओर जाए, तो क्या होगा कि 1 घंटे के बाद इन दोनों के बीच की दूरी 60 किलोमीटर हो जाएगी। क्यों? वो 30 किलोमीटर पूरब में खड़ी होगी, वो 30 किलोमीटर पश्चिम में खड़ी होगी, तो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस आ जाएगी वो 60 किलोमीटर आ जाएगी। मतलब क्या है कि विपरीत दिशा में चालें जुड़ जाती हैं और एक दिशा में चालें घट जाती हैं। जैसे एक 20 की चाल से चले, एक 30 की चाल से चले, समान दिशा में जाएंगी तो उनके बीच की दूरी 1 घंटे के बाद 10 किलोमीटर होगी, और अगर विपरीत दिशा में जाएंगी तो दोनों की जो बीच की दूरी होगी वो 50 किलोमीटर होगी। ये ही है संवेग संरक्षण का नियम कि जो टोटल जो वेग है वो संरक्षित रहता है। इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं? खिलाड़ी जब गेंद को कैच करता है, खिलाड़ी ने की तरफ कोई गेंद आई, अब गेंद क्या है ऊपर से नीचे की तरफ आ रही, तो हाथों को क्या करे, पीछे को खींचेगा। अब गेंद पता चला कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसकी हाथों की तरफ आ रही है और उसने हाथ तेजी से खींचे तो उनकी गति मान लो 18 किलोमीटर प्रति घंटा, तो उसने पीछे खींचे, तो जो 20 किलोमीटर थी उसमें से 18 किलोमीटर प्रति घंटा चाल घट गई, तो वो चाल कितनी रहेगी वहां पे? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब गेंद की चाल को कंट्रोल कर लिया। 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जो शरीर की तरफ आई, हाथों की तरफ आई, उसकी चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा बैक करके कम कर दी, 2 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी, तो उसे आसानी से कैच कर लिया गया। अगर उस गेंद को जहां के तहां पे हाथों को पीछे रख दिया जाए, जहां पे वहीं पे कैच किया जाए, तो क्या होगा कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गेंद हाथों पे टकराएगी, है ना, तो क्या होगा कि वो जंप कर जाएगी, चोट लगेगी, साथ में टकराएगी तो प्रतिक्रिया करेगी, क्रिया के साथ प्रतिक्रिया होगी, जितनी तेज क्रिया होगी उतनी तेज प्रतिक्रिया होगी। ये तीसरा नियम आपको बताएंगे, तो वो हाथों में कैच नहीं हो पाएगी। इसलिए क्या किया जाता है कि रोका जाता है। जब कहीं ट्रेन चल रही है, चलने लगी है, और चलते समय अगर कोई व्यक्ति ट्रेन में चढ़ना चाहे तो ट्रेन जिधर को चल रही है उधर कोई उसे भागना होता है। जैसे 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ट्रेन ने चलना शुरू किया, आदमी भी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अगर उसी गति में उसी दिशा में भागना शुरू करता है तो ट्रेन की चाल कर लेता है 0, 5 - 5 = 0 कर लेता है। तो ट्रेन में चढ़ना उसके लिए उतना ही आसान होता है जितना आसान होता है खड़ी ट्रेन में चढ़ना, क्योंकि दोनों की जो गति है एक दिशा में है और एक दिशा में गति को 0 कर दिया गया। यही चलती हुई ट्रेन जब रुकती है और आदमी जब ऊपर से कूदता है, नीचे उतरता है, चलती ट्रेन में उतरते समय, तो जिधर को ट्रेन जा रही है उसी दिशा में, उसी चाल से, जिस चाल से ट्रेन जा रही है
उसी चाल से उसको चलना होगा, उसी चाल से उसको कूदना होगा और साथ में दौड़ना होगा। तो क्या होगा, वो शून्य हो जाएगी और आराम से उतर जाएगा। अगर 5 किलोमीटर पर घंटा की चाल से ट्रेन जा रही है और आदमी सीधा सीधा कूद गया, उतर गया और वो दौड़ा नहीं, तो 5 किलोमीटर पर घंटा की चाल से शरीर गतिमान है। आदमी के पैर जैसे ही जमीन पे पड़े तो आदमी के पैर तो हो गए जड़ हो गए, और शरीर है गतिमान, आगे का शरीर गतिमान है, तो क्या होगा, आगे को गिर जाएगा वो। और अगर 5 किलोमीटर पर घंटा की चाल से ट्रेन जा रही है पश्चिम दिशा में और वो कूदते समय दौड़ लगाए पूर्व दिशा में, उल्टी दिशा में अगर वो दौड़ लगाएगा तो क्या होगा कि 5 और 5 10 हो जाएगी, तो उसको बहुत चोट लगी, उसके दांत माता है सब टूट जाएंगे, है ना। तो ये क्या है, ये संवेग के संरक्षण का नियम होता है जिससे वेग को कंट्रोल किया जाता है। ये भी न्यूटन ने ही नियम बताया, ये न्यूटन का दूसरा नियम है। इसके द्वारा फॉर्मूला दिया गया F बराबर ma, जो बल होता है वो द्रव्यमान और त्वरण के बराबर होता है। जिसमें ज्यादा द्रव्यमान होगा, जिसमें ज्यादा वजन होगा, उसे रोकने के लिए ज्यादा बल की आवश्यकता होगी। इसको ऐसे समझ सकते हैं, अगर मोटरसाइकिल पे एक सवारी बैठी है तो हल्की मोटरसाइकिल में हल्की सी ब्रेक मार दो रुक जाएगी, है ना। अगर 3 सवारी बैठी है तो आप ब्रेक मारो तब भी जहां पे रोकना चाहो वहां पे नहीं रुकेगी, क्योंकि उसमें वजन ज्यादा है और वजन ज्यादा होने के कारण उसमें बल ज्यादा चाहिए उसको रोकने के लिए। तो ये हो जाता है न्यूटन का संवेग संरक्षण का नियम। अब तीसरा नियम है, ये मेन नियम ये भी है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ये नियम ये कहता है कि अगर कहीं पर भी कोई क्रिया की जाएगी, कहीं पर भी कोई भी क्रिया, कैसी भी क्रिया, क्रिया का मतलब क्या होता है, कार्य का होना, कहीं पर भी कोई अगर एक काम किया जाएगा तो साथ में एक प्रतिक्रिया अवश्य होगी। कितनी होगी प्रतिक्रिया, जितनी क्रिया होगी उसी के बराबर होगी, साथ में विपरीत दिशा में होगी। 2 पॉइंट है, जितनी क्रिया की जाएगी उसी के बराबर प्रतिक्रिया होनी है, और किधर होगी, विपरीत दिशा में। अगर जैसे ये दीवार है, यहाँ पे बोर्ड है, और बोर्ड में अगर हम घूसा धीरे से मारे तो बोर्ड हमारे हाथ पे धीरे से चोट करेगा, अगर हम तेज से मारेंगे तो हमारे हाथ में तेज से चोट लगेगी। मतलब एक क्रिया हम कर रहे हैं उस साइड में, तो उधर से प्रतिक्रिया आ रही है। हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया अवश्य होनी है, ठीक है। ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। इसके एग्जाम्पल समझिए, जब तीर चलाया जाता है तो क्या होता है, कमान की जो डोरी खींची जाती है, तो जितनी मतलब तेज खींची जाएगी, जितनी पीछे तक खींची जाएगी, है ना, उसी गति से और उसी वेग से वो उतनी तेजी से आगे जाएगा, क्योंकि क्रिया पीछे को हो रही है, कार्य पीछे को, बल क्या लग रहा है, पीछे को। और जब पीछे को बल लग रहा है तो डोरी जो पीछे को हम खींच रहे हैं, वो डोरी एक ताकत लगा रही है, कहां के लिए, आगे के लिए। अब वो डोरी जितनी ढीली है या टाइट है, अगर ढीली डोरी है मतलब कम ताकत से पीछे खींची है तो कम ही ताकत वो आगे लगाएगी, और डोरी अगर बहुत टाइट है, बहुत टाइट डोरी को अगर हमने पीछे खींचा है तो ताकत उसमें ज्यादा लगी है, ज्यादा ताकत लगी है, तो जो तीर है वो उतनी ही तेजी से आगे जाएगा। ये गुलेल में भी काम करता है। गुलेल में जितना पीछे खींचा जाता है जो पत्थर होता है उतनी ही आगे जाके गिरता है। ये बंदूक में भी होता है, जब गोली चलाई जाती है तो जब बंदूक की गोली चलती है तो जब गोली चलाते हैं तो गोली आगे गिरती है, गोली जाती है आगे। अब जब गोली आगे जाएगी तो क्या होगा कि जो झटका लगेगा वो पीछे लगेगा। अब यहां पे इस चीज को समझिए, गोली आगे गई, झटका पीछे लगा, गोली गई 100 मीटर और आदमी में झटका लगा धीमा। ऐसा क्यों? न्यूटन के हिसाब से बराबर होना चाहिए। अगर गोली 100 मीटर पे गई है तो आदमी भी पीछे जाके 100 मीटर ही दूर गिरे, 100 मीटर दूर जाके गिरेगा। अगर गोली का वजन और आदमी का वजन बराबर कर दिया जाए, गोली का वजन भी अगर 60 किलो कर दिया जाए और आदमी अगर 60 किलो का है तो जितनी दूर जाके गोली गिरेगी उतनी ही दूर जाके पीछे आदमी, झटका बिल्कुल बराबर का लगेगा। लेकिन हालांकि ये वजन पे डिपेंड करता है, बल होता है द्रव्यमान के साथ कार्य करता है, बल बराबर द्रव्यमान, वजन मेन चीज है।
आदमी का वजन होता है बहुत ज़्यादा, आदमी को थोड़ा झटका लगता है, गोली का वजन बहुत कम होता है, इसलिए गोली बहुत आगे चली जाती है। मोटरसाइकिल में देखा होगा, मोटरसाइकिल अगर किसी गड्ढे में जाती है तो मोटरसाइकिल जो एकदम नीचे को जाएगी, गड्ढे में जाएगी तो नीचे को जाएगी, तो मोटरसाइकिल जंप करेगी। जितनी नीचे मोटरसाइकिल जाएगी उतनी ही जंप आदमी ऊपर को करेगा। अब मोटरसाइकिल में उस जंप को रोकने के लिए शॉकर लगाए जाते हैं, स्प्रिंग टाइप के गोल गोल होते हैं जो पहियों में लगाए जाते हैं, वो शॉकर्स होते हैं। शॉकर लगाए जाते हैं। शॉकर क्या होता है कि उसको कंट्रोल कर लेती है, जो नीचे गया तो नीचे जो गया है, जो बल आया है वो शॉकर ने कंट्रोल कर लिया, आदमी को झटका थोड़ा लगता है। अगर गड्ढे में जाएगी तो थोड़ा झटका लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा। अगर शॉकर खराब हो जाते हैं किसी मोटरसाइकिल के तो बराबर झटका लगता है। कभी देखना ऐसी मोटरसाइकिल बैठना जिसके शॉकर चले गए हो तो उसमें बहुत झटका लगेगा, तो मिस्त्री कहता है इसके शॉकर भरवा दीजिए, शॉकर खराब हो गए। मतलब यह है कि जितनी क्रिया रहेगी उतनी प्रतिक्रिया रहेगी। यही आप लॉन्ग जंप और हाई जंप में होता है कि जितनी तेजी से जमीन पे पैर नीचे मारोगे उतनी तेजी से जमीन आपको ऊपर की तरफ उछाल देगी। तो ये न्यूटन का तीसरा नियम है, क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम। नाव से जब व्यक्ति कूदता है, अब नाव से कूदा, जब किनारे पे नाव पहुंची और नाव से आदमी उतरा तो नाव पीछे को झटका लेती है, नाव पीछे को जाती है। अब नाव जब पीछे को जाएगी और बड़ी सी नाव है, ज्यादा वजन की नाव है, तो आदमी को वो झटका देगी आगे की तरफ, तो आदमी जाके आगे कूद जाता है। आदमी आगे कूदेगा, नाव पीछे हो जाएगी। ये कहीं पर भी आपका होता है। बस दो चीजों को समझ लें, दोनों जगह प्रतिक्रिया हो रही है, जड़त्व में भी एक क्रिया आ रही है, साथ में यहाँ पे भी झुकाव आ रहा है, यहाँ पे भी झटका लग रहा है, और क्रिया प्रतिक्रिया में भी झटका लग रहा है। अब दोनों का यहाँ पे थोड़ा सा तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, जिससे स्पष्ट रहे कहाँ पे न्यूटन का पहला नियम लगेगा जड़त्व वाला और कहाँ पे न्यूटन का तीसरा नियम लगेगा। जिधर को कार्य किया जा रहा है, जिधर को अगर पूरब दिशा में कार्य किया जा रहा है और पूरब दिशा में ही झटका लगा, मोटरसाइकिल आगे को जा रही है और अचानक अगला ब्रेक मार दिया तो आदमी आगे को जाके गिरा, यह न्यूटन का पहला नियम है। जिधर को, जैसे घोड़ा आगे को जा रहा है लगातार और अचानक घोड़ा रोक दे तो आदमी क्या है, पीछे वाला आदमी आगे जाके गिरेगा। तो जिधर को कार्य हो रहा है उधर कोई अगर प्रतिक्रिया आ रही है तो वो है जड़त्व, न्यूटन का पहला नियम। क्योंकि मोटरसाइकिल में ब्रेक लगा, 60 की चाल से मोटरसाइकिल जा रही है और अचानक ब्रेक मार दिया तो मोटरसाइकिल तो रुक गई, शरीर 60 की चाल से अब भी आगे भाग रहा है तो शरीर आगे जाके गिरेगा, व्यक्ति आगे जाके गिरेगा, है ना। तो ये है जड़त्व का नियम। और एक क्रिया अगर आगे को की जाए और कार्य दूसरी तरफ हो तो वो है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अगर गोली पूरब में जा रही है, आदमी को झटका पीछे को लग रहा है तो ये क्रिया प्रतिक्रिया है। समान दिशा में जड़त्व है और विपरीत दिशा में जो कार्य हो रहा है वो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो हमें लगता है ये स्पष्ट हो गया होगा। और ये सबके सब नियम न्यूटन ने एक पुस्तक लिखी थी, प्रिंसिपिया। इस पुस्तक में न्यूटन ने जड़त्व के नियम दिए थे, संवेग संरक्षण का नियम दिया था, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम दिया था। इन नियमों को कहते हैं गति के नियम। गति विषय न्यूटन के नियम है। न्यूटन कौन है? न्यूटन क्या है? विज्ञान के पिता है, साथ में भौतिक विज्ञान के भी पिता है। फादर ऑफ फिजिक्स और फादर ऑफ साइंस न्यूटन ही कहलाते हैं। ठीक है, इस वीडियो को यही रखना है। दूसरा वीडियो अभी थोड़ी देर में बना के वो डालेंगे।